हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का आज 10वां सेट है। प्रत्येक सेट में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी के सेम पैटर्न पर आधारित होते हैं। रेलवे ग्रुप डी में साइंस से 25 क्वेश्चन पूछता है। उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने टारगेट क्या रखा है, 25 साइंस का क्वेश्चन पूछेगा, 25 में 25 सही करवाना, ये हमने लक्ष्य रखा है। उसी को ध्यान में रखकर हम प्रतिदिन सेट को लगा रहे हैं। तो देखिए आज 10वां सेट है। 9 सेट ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस और साइंस का एक स्पेशल पीडीएफ बना हुआ है। एग्जाम नज़दीक है तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट पीडीएफ है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अचानक अपने वर्तमान द्रव्यमान को बरकरार रखते हुए सिकुड़कर आधी त्रिज्या की हो जाए तो किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर आधी त्रिज्या की हो जाए लेकिन मास जो है बरकरार रहे, मास जो है द्रव्यमान वो अपरिवर्तित रहे, तो किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु का भार 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। वहीं पृथ्वी के सिकुड़ने पर पलायन वेग बढ़ जाता है, यह भी आपको याद रखना है। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के सिकुड़ने पर बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये आप सभी के लिए क्विज है। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा। बताइए दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है। आंसर कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस ध्रुव से निकलती हैं और किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, कहाँ बाहर, किस ध्रुव से निकलकर किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, चुंबक के बाहर। अगर पूछे कि चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलकर किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करती हैं। ध्यान रखिए, 1-2 और पॉइंट्स बता रहा हूं, याद रखना है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक असंरक्षी बल का उदाहरण है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है। इसमें से कौन सा। तो ये है घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा का विरोध करता है। ठीक है, तो इसमें से घर्षण बल जो है ये एक असंरक्षी बल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का डैश नियम यह बताता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। बताइए न्यूटन के गति का कौन सा नियम ये बताता है। तो ये है पहला नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गैलीलियो की गिरती हुई वस्तुओं के नियम का दूसरा नाम क्या है, तो आप जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन के गति का प्रथम नियम मारना। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, जल से भरे बीकर में आंशिक रूप से डुबोई हुई एक पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बाल्टी जो है पानी से भरा हुआ है और उसमें किसी लंबी छड़ को अगर आप आंशिक रूप से यानी थोड़ा छड़ को अंदर पानी में डालते हैं तो वो छड़ जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है और अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये घटना तब होती है जब प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है।
नेक्स्ट, मानव आँख में जिस बिंदु पर रेटिना में कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो रेटिना में कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है उसे अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है जो बताती है कि प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है? तो लेंज का नियम जो है ये बताता है, ठीक है, और ये नियम अनिवार्य रूप से ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का एक परिणाम है। नेक्स्ट, कोशिका में मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाला अंगक कौन सा है? कोशिका में मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाला अंगक कौन सा है? तो ये है राइबोसोम। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और देखिए, ये राइबोसोम जो है किसका बना होता है? तो ये आरएनए का बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम। और राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वह कौन सा जैविक अणु है जो एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी जैसे कई रूपों में कार्य करता है? तो ये है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन एक ऐसा जैविक अणु है जो एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी और भी कई रूपों में ये काम करता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रोटीन मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो अमीनो एसिड के बने होते हैं। अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। और प्रश्न पूछे कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो अमीनो एसिड है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं का वह समूह जो निरंतर विभाजित होने की क्षमता रखता है और पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाता है? तो इसे विवज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में विवज्योतक। पादप कोशिकाओं का वह समूह जो निरंतर विभाजित होने की क्षमता रखता है, निरंतर विभाजित होते रहता है और जो पौधों को वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विवज्योतक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स को प्रायः पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर अक्सर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो जानिए। क्योंकि वे भूमि पर रहते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, यानी जीने के लिए भूमि का इस्तेमाल करते हैं और लैंगिक जनन के लिए ये जल पे निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स का उदाहरण बताइए। काई यानी इसे मॉस कहा जाता है, मॉस, ये ब्रायोफाइट्स का उदाहरण है। इसके अलावा लिवर वॉट, एक और उदाहरण बता रहा हूँ, हॉर्न वॉट, ठीक है। ये एक प्रकार के ये सारे पौधे हैं, पादप हैं, और ये सारे ब्रायोफाइट्स वर्ग के मतलब ये पादप हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वह कौन सा ऊतक है जो शरीर के आंतरिक अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, अंगों को जगह पर रखता है और शरीर को सहारा देता है? बताइए कौन सा ऊतक है? तो ये है संयोजी ऊतक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? रक्त, अस्थि यानी हड्डी और उपास्थि। ध्यान रखिएगा, ये तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। मानव शरीर जो है, मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, चारों यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, सभी के बारे में जान लीजिए। तो रक्त, अस्थि और उपास्थि संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, ठीक है। वहीं तंत्रिका ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? तो न्यूरॉन्स, इसके अलावा ग्लियल कोशिकाएं जो हैं तंत्रिका ऊतक के उदाहरण हैं। पेशी ऊतक के उदाहरण कौन है?
तो कंकाल, कंकाल, इसके अलावा हृदय, हृदय और चिकनी मांसपेशियाँ, चिकनी मांसपेशियाँ, चिकनी मांसपेशियाँ, ये सारे पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। उपकला ऊतक के उदाहरण बताइए। तो त्वचा, त्वचा और शरीर के अंदर की गुहाओं की परतें, ये सारे उपकला ऊतक के उदाहरण हैं। मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है, यानी बाइल का कार्य क्या है, इसका काम क्या है? वसा का पाइसीकरण, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल का मुख्य कार्य है यानी काम है वसा का पाइसीकरण करना। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, पित्त का उत्पादन कौन करता है? यकृत, यानी लीवर द्वारा पित्त का उत्पादन किया जाता है। और लीवर कहाँ पर संग्रहित रहता है, कहाँ पर स्टोर रहता है? गाल ब्लाडर में, हिंदी में पित्ताशय, इंग्लिश में गाल ब्लाडर। नेक्स्ट, जंतु कोशिका की कौन सी संरचना अर्धपारगम्य सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जंतु कोशिका की कौन सी संरचना अर्धपारगम्य होती है और कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है? तो यह है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आवर्त सारणी के हैलोजन समूह FCl-Bri, देखिए F मतलब फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I जो है आयोडीन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्त सारणी के हैलोजन समूह में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? इनमें से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? क्लोरीन की, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लोरीन का उपयोग जो है पेयजल और स्विमिंग पूलों को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अधात्विक ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन का pH क्या होगा? हमेशा 7 से कम होगा, यानी अम्लीय होगा। 7 से ऊपर होता है क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है। 7 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। पानी का pH मान 7 होता है, यानी उसका स्वाद कैसा हो? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। कार्बोनिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2CO3, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जिससे विलयन का pH मान जो है 7 से कम हो जाता है, यानी ये अम्लीय हो जाता है। यदि एक विलयन का pH मान 3 से बदलकर 6 हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? बताइए। सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान से समझिए, pH में 3 की वृद्धि का मतलब है हाइड्रोजन आयन सांद्रता में 10³ गुना की कमी। और 10³ को क्या लिखेंगे? 10 ढाई 100, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, pH में 3 का बदलाव जो है सीधा 10³ आपको करना होगा, इतना गुना करना होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि विलयन का pH मान 3 से बढ़कर 6 हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? तो 10³ की कमी आएगी, यानी सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम किस मौलिक गुण पर आधारित है? आधुनिक आवर्त नियम जो है किस मौलिक गुण पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और इसका श्रेय दिया जाता है हेनरी मोसले को।
उन्होंने ही आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको व्यवस्थित किया है परमाणु संख्या के आधार पर। तो इसका श्रेय जाता है हेनरी मोसले को। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है और इसका कारण क्या है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट है, ठीक है। और इसका कारण क्या है? तो क्योंकि इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये एक वैकल्पिक पथ प्रदान करके सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नेक्स्ट, शरीर की सतहों को ढकना, आंतरिक अंगों को रेखांकित करना और पदार्थों के प्रसार को नियंत्रित करना किस ऊतक की विशेषता है? तो उपकला ऊतक की विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को फोनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता यही मापता है, फोनोमीटर। ओंडोमीटर का काम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापना किसका काम है? ओंडोमीटर का काम है, ओंडोमीटर। अच्छा, ओडोमीटर का क्या काम है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापना। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापना, ठीक है। थर्मोपाइल का काम क्या है? ये कौन सा यंत्र है? तो विकिरण की तीव्रता मापना। विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र है थर्मोपाइल। चलिए अगला क्वेश्चन। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जल से अगर शेविंग ब्रश निकाला जाता है तो आपस में चिपक जाते हैं? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण ऐसे होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? जल में ध्वनि का वेग यानी चाल कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि का वेग होता है 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं हवा में या फिर गैसों में ध्वनि का चाल होता है 343 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। वहीं लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं एल्यूमिनियम में, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया किसे कहा जाता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना, ठीक है, इसे हाइपरप्लासिया कहा जाता है। कोशिका के आकार में वृद्धि होता है, इसे हाइपरप्लासिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेट। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये क्विज है, दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।